चलो बेटा ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सारे जो केसेस वगैरह थे वो डिस्कस कर लिए थे। अब हमें जो डिस्कशन करना है उसमें बेसिकली हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि भाई क्या क्या टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। कल लास्ट में हमने 5 नोट लिखे थे, उस नोट में हमने ये बातें लिखी थी कि भैया जो लोन पेयर होते हैं, अगर sp3d है तो सारे हमेशा इक्वेटोरियल पे आएंगे, sp3d3 है तो एक आएगा तो इक्वेटोरियल, दो आएगा तो एक्सियल। बॉन्ड लेंथ की बात करी थी, sp3d में एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, जबकि sp3d3 में इक्वेटोरियल बड़ी होती है और एक्सियल बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। इसके अलावा हम लोगों ने ये बात करा था कि ऑक्सी एसिड और उसके ऑक्सी एनायन का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या निकल के आएगा बेटा, सेम। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखना स्टार्ट करेंगे। डिटरमाइन डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, मॉलिकुलर ज्योमेट्री। डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, मॉलिकुलर ज्योमेट्री। डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, मॉलिकुलर ज्योमेट्री, कॉमा प्लेनर ऑब्लिक नॉन प्लेनर, प्लेनर ऑब्लिक नॉन प्लेनर for the given species, planar oblique non-planar for the given species. चले ना, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो सीरियल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग स्पीशीज ले लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसका क्या निकालेंगे बेटा, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन या एच का वैल्यू जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री यहाँ पर मेंशन करेंगे, फिर मेंशन करेंगे बेटा उसकी मॉलिकुलर ज्योमेट्री, और लास्ट में लिखेंगे कि वेदर इट इज प्लेनर और नॉन प्लेनर, ठीक है ना, प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर लिख रहे होंगे। केसेस आपके सामने लिखते जा रहा हूँ, वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे इनको। सबसे पहला केस जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आ रहा है, सपोज H2SO4 ऑब्लिक SO4 2 माइनस। ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात मैंने कल आपको बोला था ऑक्सी एसिड से सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, किससे सॉल्व करेंगे, ऑक्सी एनायन से। अच्छा, इस ऑक्सी एनायन को देखें तो सल्फर इसमें सेंट्रल एटम है, 6 ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है, माइनस चार्ज हमेशा क्या होगा, ऐड होगा, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 6 + 2 कितना हो गया, 8, 8 को हाफ किया तो कितना आएगा, 4। तो H का वैल्यू आ गया 4, और 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बेटा, sp3। 4 का मतलब हो जाएगा sp3, ठीक है। अच्छा, अगर sp3 है तो इसकी आइडियल कंडीशन में जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए बेटा, टेट्राहेड्रल। सेंट्रल एटम ने कितनी पोजीशन तैयार करी, 4, साइड एटम भी कितने आए, 4। इसका मतलब है कोई भी लोन पेयर नहीं आएगा, और लोन पेयर नहीं आएगा तो जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही क्या हो जाएगी बेटा, मॉलिकुलर ज्योमेट्री भी। अच्छा, टेट्राहेड्रल याद करिए, टेट्राहेड्रल प्लेनर होता है कि नॉन प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर, क्योंकि सेंट्रल एटम ऐसा होता है एक ऊपर एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसा कोई डायग्राम बनता है, तो इसलिए ये कैसा होता है बेटा, नॉन प्लेनर, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं केसेस लिखते जा रहा हूं, एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे। मान लीजिए आपको अगला केस दिया गया बेटा H2CO3, और इसके आयन लिख दिया मैंने CO3 2 माइनस। अब आप एंट्री करते जाइए, आपको 10 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, उसमें एंट्री करते जाइए, फिर डिस्कस कर लेंगे एक साथ। ये स्पीशीज लिख लें सारे, है ना, मैं अगले स्लाइड पे चले जाऊंगा, तो स्पीशीज आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, सॉल्व करते रहिएगा जब तक।
ये 10 नोट डाउन कर लिए बेटा सबने, है ना? चलिए इसके बाद के जो केसेस हैं 11 से लेकर 21 इनको भी नोट डाउन कर लीजिए और सॉल्व करते रहिए इन्हें। आज 4 हो जाए, 6:30 बजे तक जहां तक करा दिया जाए तो वहां तक आए।
आंसर आपके सामने लिखे हैं, पर सॉल्व पहले खुद से करना, ठीक है ना, उसके बाद वेरीफाई करिएगा आंसर। और एक केस को सॉल्व करने में 1 से ज्यादा मिनट नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे 1 मिनट में। अपन आराम से करने का सोचेंगे तो माइंड उसी हिसाब से ट्रेन होगा, इसलिए फटाफट करने की कोशिश करें। 2-4 गलतियां होंगी, कोई परेशानी नहीं है, गलतियां होने दीजिए, पर स्पीड मेंटेन करके चलिए। ये हो गए बेटा, शुरू के 10 क्वेश्चन हो गए, है ना। इसमें किसी को कोई इशू है कहीं पर तो पूछ लीजिए फटाफट। किसी को किसी पर्टिकुलर केस में अगर डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। H3O सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। हाइड्रोजन 3 मोनोवेलेंट है तो 6 + 3 9। 9 -1 8, 8 का आप किया 4, 4 मतलब sp3, sp3 मतलब टेट्राएटम। पोजीशन तैयार हुई है 4, साइड एटम आए हैं 3, तो एक क्या आएगा? लोन पेयर। और टेट्राहेड्रल में अगर एक लोन पेयर आता है तो कौन सा शेप बनता है बेटा? पिरामिडल, नॉन प्लेनर होता है, ठीक। और किसी को इशू है पूछ लो फटाफट, आगे बढ़े फिर, है ना। इसके बाद 11 से 21 वाले जो केसेस आपके सामने लिखे उनके आंसर भी ऑलरेडी लिखे हुए हैं बोर्ड पे, फटाफट उनको एक बार सॉल्व करके चेक कर ले। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, किसी को कोई परेशानी है तो पूछ लीजिएगा। ये जो 20 और 21 है इसके ऊपर भी बात कर देता हूँ, ध्यान सुनना। I3+ और I3- है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 3 आइटम दिख रहा है आयोडीन के, 3 आइटम दिख रहा है आयोडीन के। करना क्या है, 3 आयोडीन में से एक आयोडीन को क्या मानोगे? सेंट्रल एटम। और बाकी 2 आयोडीन को क्या मानोगे? साइड एटम। यहाँ पर भी 3 आयोडीन में से एक आयोडीन को सेंट्रल एटम, बाकी 2 आयोडीन को क्या मानेंगे? साइड एटम।
और आयोडीन जब भी साइड एटम में आएगा कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल या डबल, सिंगल। तो उस हिसाब से आप इसको सॉल्व करिए, नहीं आएगा तो फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कितना है उसका, 6। 6 पोजीशन तैयार हुई, XeF5 में साइड एटम कितने हैं? कहाँ है 4? XeF5 लिखा हुआ, 4 गिन रहा तू, 5 फ्लोरीन तो दिया ही हुआ है, कैसे हट गया फ्लोरीन? फ्लोरीन तो 5 ही है, हट जाता तो XeF4 लिख के देता भाई। इलेक्ट्रॉन हटा है, फ्लोरीन थोड़ी हटा है। ठीक है भाई, जितने सॉल्व हो गए हो ठीक है, नहीं है तो आंसर्स फटाफट नोट डाउन कर ले, आगे डिस्कशन अब इसके आगे करते हैं। किसी को किसी पर्टिकुलर केस में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, है ना। 14th, क्या है 14 में? लोन पेयर, 5 पोजीशन तैयार हुई है।
कौन सी पोजीशन तैयार हुई है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन होती है, तो लोन पेयर हमेशा कहां पर आता है? इक्वेटोरियल पे। तो एक पोजीशन पे इक्वेटोरियल पे लोन पेयर आ जाएगा, तो बचेगा क्या? सीसॉ पाए के, वही वाला तो कैसे ही है ना। जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है, एक लोन पेयर आता है, सीसो ही बनेगा, चाहे कभी भी हो। और भी किसी को किसी केस में प्रॉब्लम है? 20 वाले में 3 आयोडीन में से एक आयोडीन को सेंट्रल एटम मानो, तो जो सेंट्रल वाला आयोडीन उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 2 आयोडीन साइड में है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, 7 + 2 9, एक प्लस से उसको माइनस कर देंगे तो 8, 8 का हाफ किया 4, 4 मतलब टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में 2 ही साइड एटम है, तो 2 क्या आएंगे? लोन पेयर। तो टेट्राहेड्रल में जब 2 लोन पेयर आते हैं तो वी शेप बनता है। और किसी को किसी पर्टिकुलर केस में दिक्कत है तो पूछ लो बेटे। कौन सा वाला? CO2। क्या हो गया CO2 में? क्या हो गया CO2 में? हाफ V+M - C+ लगाओ। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब उसमें ऑक्सीजन तो मोनोवेलेंट है ही नहीं, सिंगल बॉन्ड थोड़ी बनाता है, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, तो सिर्फ 4 ही रह जाएगा, और हाफ कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2। अगर आपने ऑक्सीजन ऐड कर दिया होगा तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन अपने को वहां पर मोनोवेलेंट लेने होते हैं ना, ऑक्सीजन मोनोवेलेंट साइड एटम नहीं है। और किसी को किसी पर्टिकुलर केस में दिक्कत? हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। 21 केसेस ये आपको बता दिया गया। अब इसके अलावा 2-3 केसेस और हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर अलग से। क्या क्या केसेस, आइए बात करते हैं। सबसे पहले केस नंबर 22 ले रहे हैं, जहां पर आपको दिया जा रहा है बेटा SiO2। इसके अलावा हम लोग लेंगे बेटा केस नंबर 23, जहां पर आपको दिया जाएगा C3O2, और एक हम लोग लेंगे केस नंबर 24, जहां पर आपको दिया जाएगा बेटा N3 पे -1। SiO2 की बात करें तो SiO2 का नाम क्या है बेटा? सिलिका। ये हम लोगों ने पढ़ा था जब VBT में हमने CO2 और SiO2 की बात करी थी, तब इसका स्ट्रक्चर बनाया था हम लोगों ने। C3O2 का नाम होता है बेटा कार्बन सब ऑक्साइड, इसका नाम है कार्बन सब ऑक्साइड, इनके नाम याद होने चाहिए। और इसका नाम है बेटा एजाइड आयन, इसका नाम है एजाइड आयन। अब एक बात बताइए, SiO2 का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, हाफ V+M - C+S, तो बताइए क्या आएगा? H = 2। 2 का मतलब sp, sp का मतलब SiO2 कैसा दिखना चाहिए? लीनियर, है ना। मतलब SiO2 का स्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए था? ऐसा, CO2 की तरह, जो अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन क्या SiO2 का स्ट्रक्चर ऐसा मिलता है? नहीं, ये ऑलरेडी हम VBT में पढ़ चुके हैं। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें अगर आप H = हाफ V+M - C+A लगाओगे तो आपका आंसर गलत आएगा। और इसीलिए यहां पर आपको ये जितने भी केस है, इनको किससे सॉल्व करना है? स्ट्रक्चर से। और इनके स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर बना रहे होंगे। SiO2 का स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। 8 मेंबर की रिंग बनती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर 8 मेंबर की रिंग आपको देखने को मिलेगी, कुछ इस तरह से चेन चलती जाएगी, SiO 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 SI, ऐसी चेन प्रोपेगेट होगी। अब इसमें एक सिलिकॉन को आप सेंट्रल एटम मान लीजिए, तो इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे बेटा? 4 सिग्मा 4, लोन पेयर 0, H का वैल्यू आ जाएगा 4, H का वैल्यू 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, और sp3 की आइडियल ज्योमेट्री क्या होती है बेटा? टेट्राहेड्रल। और यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही क्या हो जाएगी बेटा? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अब मुझे बताओ, sp3 टेट्राहेड्रल प्लेनर होता है कि नॉन प्लेनर होता है? नॉन प्लेनर। बोर्ड पे आपको जो डायग्राम दिखेगा वो कैसा दिखेगा? प्लेनर। लेकिन ये है कैसा? नॉन प्लेनर। आप ये ध्यान रखना, किसी को भी बोर्ड पे, कॉपी पे, किताब पे किसी का स्ट्रक्चर दिखे, वरना वो पाई के वाली कहानी हो जाएगी। कॉपी पे या बोर्ड पे देखकर किसी को भी प्लेनर है या नॉन प्लेनर डिसाइड नहीं करते। डिसाइड किससे करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन से। ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में डायमंड जैसा है, ठीक है ना, sp3। इसमें एक सिलिकॉन बीच में है, ऑक्सीजन आपको कैसे दिख रहा है? ऐसा ऐसा प्लस जैसा दिख रहा है, प्लस जैसा है नहीं है। सिलिकॉन से एक ऑक्सीजन ऊपर गया, टेट्राहेड्रल बनाना है, एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, और फिर ये चेन आगे बढ़ रही है। तो स्ट्रक्चर एक्चुअल में वैसा दिखाते ऐसे, कॉपी में, बुक में ऐसे ही दिखाते, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। C3O2, यहाँ पर सेंट्रल एटम एक है या एक से ज्यादा है बेटा? एक से ज्यादा। तो ऐसा बोला गया था आपको कि एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होने पे हाफ V+M - C+A वैसे भी काम नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पर फिर से किससे सॉल्व करना पड़ेगा बेटा? स्ट्रक्चर से। और इस कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपको NCERT के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। इसमें से इस कार्बन को हम लोग सेंट्रल एटम मान लेते हैं क्योंकि बीचों बीच है। इसके लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं बेटा? 2। तो सिग्मा बॉन्ड 2 है, लोन पेयर कितना है बेटा? 0।
तो H का वैल्यू आ जाएगा 2 और 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp और sp की ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी बेटा, लीनियर। ये डायग्राम बन के आ जाएगा। अगला लेते हैं अजाइड आयन। अजाइड आयन जो है इसको भी स्ट्रक्चर से सॉल्व करेंगे। पहले तो एक बात समझ लें, एक एसिड आपके सिलेबस में दिया जा सकता है और वो एसिड ये है HN3, जिसको बोला जाता है बेटा हाइड्राजोइक एसिड। क्या बोला जाता है इसको? हाइड्राजोइक एसिड। आपसे पूछा गया कि हाइड्राजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बना दीजिए, तो आपको क्या करना है, इस हाइड्राजोइक एसिड को ऐसे तोड़ देना है ना। एसिड वो होता है जो H+ रिलीज करता है, तो जब ये H+ रिलीज करेगा तो क्या बचेगा बेटा, N3-1, और यही N3-1 आयन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एजाइड आयन। एजोइक एसिड का जो आयन है वो कौन सा आयन होगा बेटा, एजाइड। अब N3- का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, इसमें एक्चुअल में रेजोनेंस होता है, कॉन्जुगेशन होता है, तो इसमें यहां पर प्लस आता है फॉर्मल चार्ज के फॉर्म में और इन दोनों पे क्या आता है बेटा, माइनस। ये इसका स्ट्रक्चर है N3- का। आप तीनों चार्ज को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, -1, और कितने नाइट्रोजन है बेटा, 3, तो N3 पे क्या आ जाता है, -1। इस नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम मानते हुए अगर आप यहाँ सॉल्व करते हैं तो इसके आसपास कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 2, और लोन पेयर कोई भी नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंशियल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से एक चला गया तो बचे 4, और 4 बॉन्ड इसने बना लिए, ठीक है ना। तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 2, लोन पेयर कितने हो गए बेटा, 0। तो H का वैल्यू यहां पर क्या आ गया, 2, और H का वैल्यू 2 होने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, लीनियर। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये हाफ B+M - C+A लगाने जाओगे तो काम नहीं करेगा। खासकर सिलिका 22 और 23 तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए क्योंकि ये दोनों तो एनसीईआरटी में मेंशन्ड केसेस हैं, तो इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। 24 हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो मार्केट के लिए बेसिकली, बट 22, 23, 22 हम लोग पहले भी बना चुके हैं, 23 मैंने बता दिया आपको, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर गिवन है, तो पूछा जा सकता है। चलेगा ना। ये तीनों स्ट्रक्चर्स हो जाने के बाद अब इसके ऊपर और क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखना स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज, which of the following pair of species have same hybridization, which of the following pair of species have same hybridization and same geometry, which of the following pair of species have
same hybridization and same geometry. है ना, यहाँ पर अपन 4 केसेस बनाएंगे। मैं चारों पहले एग्जांपल लिख देता हूँ, चारों को अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करेंगे अपन। ये चारों ऑप्शंस लिख दें, है ना। इस पे अपन 4 क्वेश्चन बनाएंगे अलग अलग। सबके लिए मैंने अलग अलग ऑप्शंस बना दिए ताकि ऑप्शन बार बार नहीं लिखने पड़ेंगे। क्या बेटा, क्या बदल गया? हाँ बदल दिया ना। अभी जो चारों केसेस है ना, चारों के लिए आपको क्या करना है, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना है और इनकी ज्योमेट्री निकालनी है। आपको क्वेश्चन में बोल रखा है सेम हाइब्रिडाइजेशन एंड सेम ज्योमेट्री। अच्छा, ज्योमेट्री जब बोलेगा तो कौन सी ज्योमेट्री मानोगे, इलेक्ट्रॉनिक की मॉलिकुलर? मॉलिकुलर। तो इन सबका पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो और इन सबका मॉलिकुलर ज्योमेट्री निकालो, है ना। अभी फिलहाल में आंसर कोई एक ही होगा, लेकिन बाकी 3 को भी हम क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसीलिए पहले से निकाल कर रख लो ताकि फटाफट फिर आंसर ही डिस्कस करना होगा। इसका आंसर 4th है, ठीक है। बाकियों के लिए भी निकाल लो, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, ज्योमेट्री क्या आएगा, ताकि आगे जो क्वेश्चन बोलूं डायरेक्टली आंसर्स डिस्कस कर लेंगे सर। चले, फर्स्ट वाला जो एग्जांपल आपको दिया हुआ है, इसके हाइब्रिडेशन वगैरह की बात करते हैं भैया। इसका एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, sp3, और sp3 में कोई लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहेड्रल ही रहेगा, ये इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री रहेगी। एच का वैल्यू कितना आएगा, 5 का मतलब हो गया sp3d में एक लोन पेयर आ रहा है, मतलब ये बनेगा बेटा सीसॉ। इसके अलावा बात करें i3 माइनस, तो इसका एच का वैल्यू आ रहा है 5 का मतलब है sp3d में इसमें 2 लोन पेयर, सॉरी 3 लोन पेयर है क्योंकि 2 साइड एटम है, और इसका मतलब यहाँ पर ये बन जाएगा लीनियर। BeF2 की बात करें तो H का वैल्यू इसका आता है 2 का मतलब है sp हाइब्रिडाइजेशन, और sp हाइब्रिडाइजेशन में कोई लोन पेयर नहीं, मतलब ये क्या आएगा बेटा, लीनियर। इसके अलावा हम लोग बात करें NH4 प्लस की, तो H का वैल्यू आता है 4 का मतलब आ गया sp3 में कोई लोन पेयर नहीं है यहाँ पर, तो ये टेट्राहेड्रल ही बनेगा। यहाँ पर भी H का वैल्यू 4 है, sp3 है, लेकिन इसके अंदर 4 पोजीशन तैयार हुई, 2 ही साइड एटम आए तो 2 लोन पेयर आएगा, और 2 लोन पेयर आएगा तो क्या बनेगा बेटा, वी शेप। H का वैल्यू 3, sp2 वी शेप, एक लोन पेयर है इसके अंदर, और ये भी बिल्कुल सेम है, H का वैल्यू 3 sp2, और इसके अंदर भी एक लोन पेयर है तो क्या बनेगा बेटा, वी शेप। ठीक है, तो ये कंडीशंस है आपके सामने। अब अभी आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अंदर क्या बोला गया था कि स्पीशीज हैविंग सेम हाइब्रिडाइजेशन एंड सेम ज्योमेट्री, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर डी, लास्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, लिखिएगा, ऑप्शन यही रहेंगे हर बार, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, which of the following pair of species have
which of the following pair of species have same hybridization but different geometry? Which of the following pair of species have same hybridization but different geometry? Same hybridization but different geometry. Correct answer C. बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी. अगला ऑप्शन लिखे या अगला क्वेश्चन लिखे. Which of the following pair of species have different hybridization but same geometry? Which of the following pair of species have different hybridization but same geometry? करेक्ट आंसर कौन सा बेटा? सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल सही है. अब मुझे बताओ, एक ही ऑप्शन बच रहा है, कौन सा ऑप्शन बच रहा है बेटा? फर्स्ट. ठीक है ना. इसके लिए अगर क्वेश्चन बनाना हो तो आप बताइए क्या क्वेश्चन बनना चाहिए? डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन एंड डिफरेंट ज्योमेट्री. डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन एज वेल एज डिफरेंट ज्योमेट्री. क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा. Which of the following pair of species have different hybridization as well as different geometry? Which of the following pair of species have different hybridization as well as different geometry? आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? फर्स्ट. तो ये चार टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे. सेम हाइब्रिडाइजेशन सेम ज्योमेट्री, सेम हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट ज्योमेट्री, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन सेम ज्योमेट्री एंड डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट ज्योमेट्री. वो चारों हमने यहां पर कवर किए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे. और क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं? तो अगला जो क्वेश्चन हमें समझना, उससे पहले हमें एक टर्म समझनी है, और वो टर्म क्या है? आइसोस्ट्रक्चरल. ठीक है, एक टर्म हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ी थी, वो थी आइसो इलेक्ट्रॉनिक. आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता था? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते थे. और यहां पर क्या बोला है? आइसो स्ट्रक्चरल. मतलब क्या हुआ? आइसो का मतलब क्या होता है? सेम. और स्ट्रक्चरल मतलब समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए. मतलब तो दो स्पीशीज अगर उनके स्ट्रक्चर आपस में क्या हो? सेम, तो उन्हें क्या कहा जाएगा बेटा? आइसो स्ट्रक्चरल. डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखिएगा. those species which have same structure. बस इतना ही लिख लें. तो जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, आइडेंटिकल होता है, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? आइसो स्ट्रक्चरल. ठीक है, अब इस पे क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, आइए उसके ऊपर बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 बना के लिखिएगा. Which of the following pair of species are isostructural? Which of the following pair of species are isostructural? Which of the following pair of species are isostructural? क्या आंसर आएगा बेटा? करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन. ठीक है ना. शुरू के दोनों की अगर बात करें तो ये कैसा है बेटा? स्क्वायर प्लेनर. ये कैसा है बेटा? सीसॉ. ये है क्या कह सकते हैं? स्क्वायर पिरामिडल. ठीक है, और ये है टेट्राहेड्रल. ये है वी शेप, ये है लीनियर. ये है टेट्राहेड्रल, ये भी है टेट्राहेड्रल. तो यही है आइसो स्ट्रक्चरल. अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा. अगला क्वेश्चन भी सेम है. Which of the following pair of species are isostructural? ऑप्शन चेंज कर दिए बस.
क्वेश्चन वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज आर आइसोस्ट्रक्चरल। बताइए इसका आंसर कौन सा हो गया बेटा? सी ऑप्शन। भैया I3 प्लस और I3 माइनस तो है नहीं, क्यों नहीं है? एक लीनियर और एक वी शेप है। इसमें से ये कैसा है बेटा? वी शेप, और ये है लीनियर। इसमें से ये है लीनियर और ये भी है लीनियर, और ये है प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, और ये है सीसॉ। तो इसीलिए आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? थर्ड वाला ऑप्शन। हाइब्रिडेशन निकालना आना चाहिए, ज्योमेट्री आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री नहीं आता है तो आगे आपको कुछ भी नहीं आएगा। ये बात अभी समझ लेना आप, ठीक है ना? इसके बाद आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, लिखिएगा, ऑप्शंस ऑलरेडी लिखे हुए, क्वेश्चन लिखिएगा। सेम क्वेश्चन वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज आर आइसोस्ट्रक्चरल। Which of the following pair of species are isostructural? Which of the following pair of species are isostructural? करेक्ट आंसर और भी दोनों, क्यों? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, और क्वेश्चन वही है ना? करेक्ट आंसर सिर्फ ए है, ओनली ए। उधर तो दो है, कहाँ दो है? हाँ, इसीलिए तो दिया ये क्वेश्चन, ओनली ए। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल रहे हैं, ए और बी, आपके हिसाब से दोनों सही होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही होने चाहिए। लेकिन अगर आपको दो में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो आप ध्यान रखना, प्रायोरिटी उसे देंगे जिसमें हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो और ज्योमेट्री भी सेम हो। तो ए वाले में हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, ज्योमेट्री भी सेम है, जबकि बी वाले में ज्योमेट्री तो सेम है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। एक्चुअल में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है ये आइसोस्ट्रक्चरल का, और वहां पर आइसोस्ट्रक्चरल जब शब्द लिखता है ना तो ब्रैकेट में उसने लिखा हुआ है सेम हाइब्रिडाइजेशन एंड सेम ज्योमेट्री। हमने जब आइसोस्ट्रक्चरल की डेफिनेशन लिखी तो हमने सिर्फ स्ट्रक्चर लिखा है सेम, हमने हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 5 आया तो इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें स्ट्रक्चर सेम, आप टिक कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 6 आया, उसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है जो हमने टिक करा है, लेकिन स्ट्रक्चर उसी का सेम है, तो आपको उसको टिक करना पड़ेगा, एक आंसर तो देना ही है। लेकिन मान लो दो ऑप्शन ऐसे आ जाए जिनका स्ट्रक्चर सेम है, जिनका स्ट्रक्चर सेम है, तो प्रायोरिटी उसको दोगे जिसमें हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो और ज्योमेट्री भी सेम हो। इस बात को लिख लेना, आइसोस्ट्रक्चरल में प्रायोरिटी किसको देना है? सेम हाइब्रिडाइजेशन एंड सेम ज्योमेट्री को। लेकिन अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन एंड सेम ज्योमेट्री नहीं है तो सिर्फ सेम ज्योमेट्री भी आप देख सकते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर अभी हमको एक ही देना है, और आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? ए, क्योंकि उसमें हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री दोनों ही सेम है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, लिखिएगा। इन ClF3 मॉलिक्यूल, इन ClF3 मॉलिक्यूल, क्वेश्चन है, in ClF3 molecule, comma, how many angles of, in ClF3 molecules, how many angles of 90 degree are present? How many angles of 90 degree are present? How